हे फ्रेंड्स, आई एम सीए अंगद अग्निहोत्री, आपका टैक्सेशन का फैकल्टी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी टैक्सेशन की जर्नी। और ये बात मैं आपको डे 1 पे क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये टैक्सेशन की जर्नी सिर्फ आपके 100 मार्क्स की नहीं है, सिर्फ हमारे स्टडी फेज की नहीं है। ये टैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ हमारे साथ रहने वाला है और ये हमको वो रिकॉग्निशन और वो इनकम दिलाता है जिसके लिए हम इस प्रोफेशनल कोर्स में एनरोल हुए थे। ये सब्जेक्ट को लाइटली मत लेना। इसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, आपके लिए इजी कैसे बनाना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर हां, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि इस पूरे बैच के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो नॉलेज होगी जो इस सब्जेक्ट को अपना करियर बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। आपको आज की क्लास खत्म होते होते पता लग जाएगा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट को और कैसे ये सब्जेक्ट जिसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स, बहुत सेक्शंस, बहुत सबसेक्शंस, बहुत क्लॉजेस, बहुत कुछ है, वो कितना इजीली हमारे दिमाग में नहीं हमारे दिल में बैठ जाएगा। इस सेशन को आप देखो और आपको खुद पता लगेगा कि कैसे हम लोग ये जर्नी जीने वाले हैं। हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको दिखेगा कैसे हम लोग इस जर्नी को जी रहे हैं। चलो बातें नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ टैक्स कितने तरह का होता है, कितने टाइप्स का होता है टैक्स? सर टैक्स ना, एक होता है इनकम टैक्स, मैंने कहा ठीक है। एक होता है सर जीएसटी, मैंने कहा ठीक है। सर एक कस्टम ड्यूटी भी होती है, जब कुछ इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो पे करते हैं, मैंने कहा ठीक है। पर आप तो नाम बता रहे हो टैक्सेस के, मैं आपसे पूछ रहा हूं टाइप्स कितने होते हैं टैक्स के। मतलब सर, मतलब अगर मेरी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, 20 बॉयज 10 गर्ल्स, मैं आपसे पूछूं क्लास में कितने टाइप के बच्चे हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 2 टाइप, गर्ल्स एंड बॉयज। अगर आप 30 बच्चों के नाम बताने लग जाओ तो आपने नाम बताए, आपने टाइप्स नहीं बताए। और मैं आपसे टैक्स के नेम नहीं पूछ रहा हूं, टाइप्स पूछ रहा हूं। हां, अब आपको समझ आया। टैक्स होता है 2 तरह का। कौन कौन से तरह के होते हैं? एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं क्या होता है डायरेक्ट टैक्स। समझो, आपके फादर या आपकी मदर कहीं जॉब करते होंगे। हां सर, जॉब करते हैं। तो जब वो काम करते हैं तो उनका एम्प्लॉयर उनको क्या देता है इन रिटर्न? सर सैलरी देता है। तो आपके फादर या मदर या आपके भाई बहन जो भी जॉब करते हैं वो वहां से इनकम लेके आए। हां सर, वो इनकम लेके आए। अब बताओ इनकम किसने अर्न करी? सर मेरे फादर मदर, मेरे ब्रदर सिस्टर ने इनकम अर्न करी। कह सकता हूं इनकम हमने अर्न करी। हां जी, मैंने इनकम कमाई, मैंने ही टैक्स गवर्नमेंट को दिया। क्या बोला मैंने ही इनकम कमाई और डायरेक्टली मैंने ही टैक्स गवर्नमेंट को दिया। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। जिस पे बर्डन आया टैक्स पे करने का, उसी ने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। समझ आया? हां सर, जिसने इनकम कमाई उस पे टैक्स पे करने का बर्डन आया, उसी ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल क्या बना डायरेक्ट टैक्स का? सर इनकम टैक्स। बिल्कुल, जिसने इनकम अर्न करी उसी ने गवर्नमेंट को टैक्स दे दी। बढ़िया। अब चलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। बता सकते हो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? हां सर, कह सकते हैं ना। देखो डायरेक्ट में आपने क्या बोला, जिस पे बर्डन आया टैक्स पे करने का उसी ने गवर्नमेंट को पे किया। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? टैक्स पे करने का बर्डन किसी और पे होगा पर गवर्नमेंट को टैक्स कोई और पे कर रहा होगा। क्या बोला मैंने? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? टैक्स को पे करने का बर्डन किसी और पे होगा पर गवर्नमेंट को टैक्स कोई और पे कर रहा होगा। सर एग्जांपल लेके बताओ, ऐसे समझ नहीं आता। चल बताता हूं। ये एक पेन है, मैं ये पेन लेने शॉपकीपर के पास गया। मैंने बोला है शॉपकीपर ये पेन कितने का है? उसने बोला सर ये पेन है 50 रुपए का। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको 50 रुपए दिए, उसने मुझे बिल दिया। बिल में पता क्या लिखा हुआ था? बिल में लिखा हुआ था 45 प्लस 5 जीएसटी टोटल 50। शॉपकीपर ने मुझसे 50 रुपए लिए, इसका ब्रेकअप क्या दिया उसने? 45 का पेन एंड 5 का जीएसटी। अब बताओ, मैंने तो 50 रुपए गवर्नमेंट को नहीं, मैंने 50 रुपए शॉपकीपर को दे दिए, मैं पेन लेके आ गया, है ना? हाँ।
अब बताओ क्या शॉपकीपर ये पूरे 50 रुपए अपनी जेब में डाल सकता है? अरे नहीं सर, इसमें 5 रुपए का जीएसटी है जो उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ ये 5 रुपए का जीएसटी निकला किसकी पॉकेट से अल्टीमेटली? सर मेरी पॉकेट से, मैंने पेन खरीदा, मैंने 5 रुपए का जीएसटी दिया। बिल्कुल, यानी कि टैक्स पे करने का बर्डन मेरे पे था, मैंने चीज खरीदी, मैं जीएसटी पे कर रहा हूं, पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन कर रहा है, मैं या मेरे बिहाफ पे वो शॉपकीपर? सर वो शॉपकीपर। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन मेरा, डिपॉजिट उसने किया। समझ आ गया? और एग्जाम्पल से हमको समझ आ गया कि इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? जीएसटी। क्लियर हो गया? हां सर ये क्लियर हो गया। डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल क्या था? इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल क्या बना? जीएसटी। वेरी गुड। अगला देखते हैं जी। डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है समझो। आपने सुना होगा, न्यूज में आता रहता है कि 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। सुना ना इतना आपने? हाँ सर इतना हमने सुना है। यही होता है इनकम टैक्स का प्रोग्रेसिव का मतलब कि एज द इनकम इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका इनकम टैक्स उतना बढ़ेगा। आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। हमारा डिपार्टमेंट हमको बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, 2.5 लाख तक इनकम है कोई टैक्स मत दो। जैसे इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाएगी हम आपसे टैक्स लेंगे 5% के हिसाब से। जैसे ही इनकम 5 लाख के ऊपर जाएगी हम आपसे टैक्स लेंगे 20% के हिसाब से। यानी जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स का रेट बढ़ रहा है। सर कैसे कैसे करते हैं कैलकुलेशन? आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हम लोग, ये तो पढ़ना है हमको पूरे में। ठीक है सर। यानी कि इनकम टैक्स क्या हो गया? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे टैक्स बढ़ा। क्लियर हो गया? हां सर क्लियर हो गया। यानी सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या रिग्रेसिव है? देखो प्रोग्रेसिव का उल्टा क्या होता है? रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या था? इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ेगा। तो रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? इनकम बढ़ी टैक्स कम होगा। मैं इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव नहीं बोलता, मैं क्या बोलता हूं? इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब मैंने बोला इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नहीं है पर वो प्रोग्रेसिव भी नहीं है। मतलब सर, मतलब देखो इसी एग्जांपल को लेते हैं। 50 रुपए का पेन लेने एक आम आदमी जाए तब भी कितना जीएसटी पे कर रहा है वो? सर 5 रुपए का। यही पेन लेने विराट कोहली जाए वो भी कितना जीएसटी पे करेगा? 5 रुपए। यानी कि बंदे की इनकम से उसके जीएसटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं लेने जाऊं या शाहरुख खान लेने जाए या अमिताभ बच्चन लेने जाए या एमएस धोनी लेने जाए, जीएसटी तो सेम लेंगे ना सबसे। अरे हां सर, यानी कि इनकम से आपके इनडायरेक्ट टैक्स पे फर्क ही नहीं पड़ता। जब फर्क ही नहीं पड़ता तो किस बात का प्रोग्रेसिव या किस बात का रिग्रेसिव? इसीलिए डिफरेंस नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? नॉट अ प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव मत बोलना, क्योंकि रिग्रेसिव का मतलब होता है अगर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स कम हो रहा है। समझ आ गया? हां सर अब हमको समझ आ गया। थर्ड डिफरेंस, इसमें खाली एग्जांपल बताने हैं। इनकम टैक्स एग्जांपल क्या, सॉरी डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल क्या होते हैं? इनकम टैक्स दो और होते थे वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, पर ये अब हट चुके हैं। पर एग्जांपल के लिए आप कोट कर सकते हो गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या होते हैं? एक तो हमने जान लिया जीएसटी, दूसरा है कस्टम्स। ये था हमारा डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। हां सर हमको क्लियर हो गया। चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे विद इनकम टैक्स, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड। चलो जी स्टार्ट करते हैं विद इनकम टैक्स। सर देखो आपके एग्जाम्पल से हमको एक बात समझ आ गई कि इनकम टैक्स वही पे करेगा जो इनकम कमाएगा, क्योंकि इनकम होगी तभी तो इनकम टैक्स लगेगा आपके ऊपर। बिल्कुल। चलो मैं आपसे ये पूछता हूं,
कौन कौन इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकता है? अरे सर, वही तो लायबल होगा जो इनकम अर्न कर रहा है। ठीक है, कुछ क्लासिफिकेशन भी होगा कि कौन कौन इनकम कमा सकता है। कौन कौन इनकम कमा सकता है? सर, जो काम करेगा पैसे कमाएगा। एग्जाम्पल, सर मैं काम करता हूं पैसे कमाता हूं, ठीक है, पर बात सुनो, मैं काम करता हूं पैसे कमाता हूं तो मैं इंडिविजुअल हो गया ना, अकेला बंदा। ऐसे कुछ पार्टनरशिप फर्म्स भी होती हैं, कुछ कंपनीज भी होती हैं, एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी होती है ना। यानी कि बहुत कैटेगरी ऑफ पर्सन इनकम कमा सकते हैं। हां सर, चलो देखते हैं इनकम टैक्स वालों ने क्या बोला है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितने तरह के पर्सन हैं जो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकते हैं। लायबल कब होंगे? जब वो इनकम कमाएंगे। पर अभी हम ये देखते हैं ऐसे कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग टैक्स पे करने के लिए लायबल हो सकते हैं। तो हम गए पर्सन की डेफिनेशन के ऊपर। चलो, सेक्शन थोड़ी देर में आपको याद कराता हूं। अभी मैं देखता हूं कितने तरह के पर्सन हैं। पहला इंडिविजुअल, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या होता है HUF? सर हमें पता है, एक कर्ता होता है, कोई जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है, पता है ना। बाकी तो लॉ की डेफिनेशन है, हमको थोड़ी डेफिनेशन से मतलब है। हमें तो ये देखना है अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम अर्न करती है तो हम उसका टैक्स कैसे निकालेंगे। अगला, फर्म, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस लेवल पे, हमारे लेवल में फर्म इज इक्वल टू LLP, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना हमको। तो आज से मैं सिर्फ पार्टनरशिप फर्म ही बोलूंगा, LLP को हम फर्म के इक्वली मानेंगे। लॉ के टर्म्स में अलग होता है, फर्म का अलग ट्रीटमेंट होता है, LLP का अलग होता है। हमारे इस लेवल पे टैक्सेशन पे फर्म और LLP सेम है। अगला, कंपनी। कंपनी आपको पता है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे 1% कंपनी हो, कंपनी मींस कंपनी हमारे लिए, हमें कोई बाइफिकेशन नहीं करना। ठीक है सर, ये क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये समझाता हूं मैं आपको एक एग्जांपल से। चलो, ये एक बंदा है, मिस्टर अमन। अमन को ना एक कंस्ट्रक्शन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला। मान लेते हैं अमन एक कॉन्ट्रैक्टर है जो रोड्स बनाता है, ठीक है। इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला कि इसको इस जगह से लेके इस जगह तक रोड बनानी है और सिर्फ उसे मिले 2 वीक्स, कि 2 हफ्ते में इस A पॉइंट से लेकर इस B पॉइंट तक रोड बना दे। अमन ये रोड बना सकता है, पर पता है दिक्कत क्या है? अमन के पास इतने सारा लोग नहीं है, इतने लेबरर्स नहीं है जो इतनी जल्दी 2 हफ्ते में ये पूरी रोड बना दे। तो अमन क्या करे? अमन भागते भागते गया अपने एक दोस्त के पास। इस दोस्त का नाम रख देते हैं मिस्टर श्याम। मिस्टर श्याम भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी रोड बनाते हैं। अमन भागते 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 गया, श्याम श्याम श्याम, कुछ अपने मुझे लेबरर्स दे दे यार, मुझे रोड 2 हफ्ते में बना के देनी है। श्याम ने बोला, यार मैं तेरे को लेबरर क्यों दूं, एक काम करना, हम दोनों मिलके ये रोड बना लेते हैं, कर सकते हैं। अमन ने बोला, नहीं यार देख श्याम, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पर मैं तुझसे पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। मैंने सुना है जहां पार्टनरशिप होती है ना, वहां दोस्ती खराब हो जाती है। श्याम ने बोला, कोई बात नहीं, मत कर पार्टनरशिप, तब भी हम साथ काम कर सकते हैं। अमन ने बोला, पार्टनरशिप नहीं करूं फिर भी कर सकते हैं। कैसे श्याम, कैसे? श्याम ने बोला, क्यों, अकाउंट्स नहीं पढ़ी? उसमें एक होता ना नाम, जॉइंट वेंचर। अरे हां सर, जॉइंट वेंचर भी तो होता है। क्या होता है जॉइंट वेंचर? 2 लोग मिलते हैं, पर लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और प्रोजेक्ट खत्म होते ही अपना अपना शेयर ऑफ इनकम लेते हैं और निकल लेते हैं। यानी ये दोनों जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। क्या कि दोनों मिलके ये रोड बनाएंगे, जितने पैसे आएंगे अपना अपना शेयर लेके निकल जाएंगे। अब जॉइंट वेंचर चाहे 50-50 का हो, 60-40 का हो, वो तो इन पे डिपेंड करेगा। यानी कि देखो, 2 लोग साथ मिले, इनकम कमाई, और जहां इनकम कमाई वहां इनकम टैक्स तो आना ही आना है।
अच्छा, अब बताओ अमन कौन है? सर एक इंडिविजुअल है। श्याम कौन है? एक इंडिविजुअल है। दो इंडिविजुअल्स साथ मिले, दो इंडिविजुअल्स साथ मिले पर पार्टनरशिप नहीं कर रहे, जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। दो या ज्यादा इंडिविजुअल्स अगर साथ मिलके काम करें पर वो पार्टनरशिप ना करना चाहें तो उसे क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब जिस ऐसे एसोसिएशन में जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही हैं, दो हो या 10 हो या 20 हो। ठीक है सर। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? अभी मैंने एग्जांपल किसका लिया? अमन और श्याम का। यही अगर एक कंपनी और एक पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल जाएं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब कि इन सारे कैटेगरी ऑफ पर्सन में से अगर दो बंदे जो मिल रहे हैं, दोनों के दोनों इंडिविजुअल नहीं हैं, कुछ और हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल एक पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म एक कंपनी, एक कंपनी एक फर्म, एक इंडिविजुअल एक कंपनी। अगर ऐसे मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन करके मिले जहां दोनों तरफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल नहीं है, तो इसको अब आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोल सकते, इसे क्या बोलोगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्लियर हो गया? हां सर क्लियर हो गया। सर लोकल अथॉरिटी क्या होता है? अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपने सुना होगा एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। हां सर, ये होती है लोकल अथॉरिटी। अच्छा सर, एमसीडी हो गया लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल। मैंने कहा सर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों की इनकम क्या होती होगी सर? अगर इनकम ही नहीं है तो यहां क्यों डाला है? क्यों नहीं होती इनकम? बिल्कुल होती है इनकम। आपने सुना नहीं? अगर आपका कोई घर है, मान लो ये मेरा घर है, इस घर का प्रॉपर्टी टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स हम किसको पे करते हैं? अपनी म्युनिसिपैलिटी को तो पे करते हैं। अरे हां सर, पापा ने बताया था कि मैं प्रॉपर्टी टैक्स पे करने जा रहा हूं। बिल्कुल, यानी कि लोकल अथॉरिटी की एक इनकम क्या हो गई? आपके प्रॉपर्टी का टैक्स, है ना? हाँ चलो यहां से एक लिंक करता हूं मैं आपको। मैंने क्या बोला? लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना? हाँ, इनकी इनकम क्या है? आपका प्रॉपर्टी का टैक्स। और भी इनकम है, एग्जांपल ले रहा हूं प्रॉपर्टी का टैक्स। तो मान लो ये मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये इस बिल्डिंग की वॉल है। क्या है? वॉल। अगर मैं आपको बोलूं इस वॉल का टैक्स किसके पास? इस वॉल का टैक्स किसके पास? सर लोकल अथॉरिटी के पास, क्योंकि ये बिल्डिंग का टैक्स किसके पास जा रहा है? म्युनिसिपैलिटी के पास। म्युनिसिपैलिटी कौन सा पर्सन है? लोकल अथॉरिटी। तो अब आपके लिए अगर मैं ऐसे एग्जांपल करूं, ऐसे एक्शन करूं, तो आप समझ जाना मैं लोकल अथॉरिटी बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? लोकल अथॉरिटी। क्यों? इसका टैक्स कहां जा रहा है? लोकल अथॉरिटी के पास। तो जल्दी बताओ ये क्या है? लोकल अथॉरिटी। सर ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी समझ आएगा, पर समझ जाओ एक्शन का मतलब लोकल अथॉरिटी। ठीक है, अगला क्या बोला? एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द सब क्लॉसेस। मतलब जो ऊपर कहीं नहीं आया, बाकी सारे चले गए एंड में। सर कौन से बच गए? क्यों? ट्रस्ट। हमारे इंस्टीट्यूट्स सीए, सीएस, सीएमए, मतलब आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई कहां गए? यहां गए। समझ आ गया? हां सर समझ आ गया हमको। कितने तरह के पर्सन हुए? सर 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 कैटेगरी के पर्सन हुए एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। 7 कौन कौन से हुए बेटा? सर एक तो इंडिविजुअल, एक फर्म, एक एचयूएफ, एक एओपीबीओआई, कंपनी, लोकल अथॉरिटी और एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सर याद करने पड़ेंगे। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टाइप ऑफ द पर्सन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और आपको लिख के आने पड़ेंगे नाम और दो लाइन उनके बारे में। लाइन मैंने यहां दे रखी है, वो लिख के आओगे और पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, यानी कि हमको याद करने पड़ेंगे। चलो सर हम याद कर लेंगे। क्यों याद करोगे? सर एग्जाम में आता है इसलिए याद करना पड़ेगा। पर क्यों याद करोगे? सर एग्जाम में आता है इसलिए याद करना पड़ेगा। अरे तुम्हें याद करना पड़े तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? तो मैं याद कराऊंगा। सर आप याद कराओगे? हाँ बिल्कुल याद कराऊंगा। चलो करते हैं याद। चलो सारे अपने हाथ ऐसे करो। आपसे बोल रहा हूं वीडियो देखने वालों, रख दो हाथ, कॉपी पेन, ऐसे हाथ करो जल्दी। चलो करो, करो ना, कोरोना नहीं, करो ना। चलो करो। चलो हम एक्शंस में सीखेंगे डेफिनेशन को और आपको मेरे साथ करनी है। इंडिविजुअल मतलब कितने लोग होते हैं? सर इंडिविजुअल मतलब एक बंदा होता है। तो एक बंदा क्या हो गया? इंडिविजुअल। करो ऐसे, एक बंदा क्या हो गया? इंडिविजुअल।
एक HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खोलने के लिए कितने लोग चाहिए सर? दो में खुल सकती है, बढ़िया। एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे HUF, और जैसे ही दो बंदे साथ मिल गए, ऐसे करो, साथ मिल गए तो क्या खोल सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म। अरे वाह सर, 3 तो एक्शंस में हो गए, वेरी गुड। एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे HUF, साथ मिल गए तो पार्टनरशिप फर्म। कर लो बेटा कर लो, तुम्हारे लिए करा रहा हूं, मुझे तो आती है, मैं तो बन चुका हूं सीए। एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे HUF, साथ मिल गए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। कंपनी का हमने एक फीचर पढ़ा था फाउंडेशन में, फाउंडेशन लेवल पे क्या था फीचर? कि कंपनी होती है गोइंग कंसर्न, कंपनी अमर है, कंपनी कहीं नहीं मरेगी। याद है गोइंग कंसर्न? हाँ सर याद है। तो गोइंग कंसर्न को कैसे लाएं एक्शंस में? कंपनी गोइंग 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 गोइंग, ये क्या हो गया? गोइंग कंसर्न। यानी ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कंपनी को। अरे वाह सर, एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे HUF, साथ मिल गए तो फर्म, ये क्या है? कंपनी। देखो अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में हम ध्यान देंगे सिर्फ एक वर्ड पे। किस वर्ड पे ध्यान देंगे? सिर्फ इस वर्ड पे, बॉडी पे। हम जिम क्या करने जाते हैं? हम जिम क्या बनाने जाते हैं? सर जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए। क्या क्यों जाते हैं जिम? बॉडी बनाने के लिए। तो अगर मैं ऐसे इशारा कर रहा हूं तो मैं क्या दिखा रहा हूं? अपनी बॉडी। और अगर मैं ऐसे इशारा करूं तो समझ जाना, बॉडी से मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। और जैसे ही मैं ऐसा इशारा करूं समझ जाना, ये पता है क्या है? बॉडी नहीं है, ये है AOP BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या ये? AOP BOI। समझ आ गया? ये क्या था सर? लोकल अथॉरिटी। अब समझ आया क्यों बताया था? ये क्या था? लोकल अथॉरिटी। और बाकी सब अदर्स। अदर्स बोल रहा हूं पर एग्जाम में क्या लिख के आएंगे? एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जो ऊपर फॉल नहीं कर रहा। चलो करते हैं। एक बंदा इंडिविजुअल, कर ले बेटा कर ले, तुम्हारे लिए कर रहा हूं। हाँ, एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे HUF, साथ मिल गए फर्म, ये क्या है? कंपनी। AOP BOI, लोकल अथॉरिटी अदर्स। चलो दोबारा, एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे HUF, साथ मिल गए फर्म, कंपनी। AOP BOI, लोकल अथॉरिटी अदर्स। दोबारा, एक बंदा इंडिविजुअल, दो बंदे HUF, साथ मिल गए फर्म, कंपनी। AOP BOI, लोकल अथॉरिटी अदर्स। हो गए याद? अरे हां से तो हो गए। चलो अब बोलना मत, बोलना नहीं, बस मन में सोचो और करो एक्शंस। सर पागल लगेंगे? हाँ लगने दो पागल, अगले बंदे को तुम्हें बोलने दो। अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? हाँ लगने दो, उसे क्या पता तुमने 5 नंबर पक्के कर रहा है बच्चे, 5 नंबर एग्जाम में आएगा। समझ आ गया? जल्दी से चलो एक लास्ट टाइम करते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करना। इंडिविजुअल HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी अदर्स। देखा कितना सिंपल हो गया? अरे हां से बहुत सिंपल हो गया। चलो अब याद करते हैं इसका सेक्शन। बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, आपके फाउंडेशन के लॉ के फैकल्टी ने आपको बताया होगा कि किसी भी एक्ट में सारी डेफिनेशंस किस सेक्शन में होती हैं? सर उन्होंने हमको बताया था सारी डेफिनेशन होती हैं सेक्शन नंबर 2 में। बिल्कुल, सारी डेफिनेशन होती हैं सेक्शन नंबर 2 में। यानी कि अगर मैं बोलूं पर्सन की भी डेफिनेशन है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो ये भी किसी सेक्शन में होगी। बिल्कुल, यानी सेक्शन नंबर 2 तो हमको पता लग गया क्योंकि सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में होती हैं। फिर 31 कैसे याद करें? करते हैं याद। कितने तरह के पर्सन है? सर 7 तरह के पर्सन है। 7 पर्सन है, हमें 7 बनाना है। 7 बनाना है, कैसे बनेगा 7? सिंपल, 2 into 3 plus 1, 2 into 3 6 plus 1 7, बन गया 231 पर्सन का सेक्शन। अरे हां सर 7 तरह के पर्सन, 7 कैसे बनता है? 2 into 3 plus 1, 231। तो 231 क्या हुआ? पर्सन का सेक्शन। क्लियर? अरे बहुत क्लियर सर, समझ आ गया। कितने तरह के पर्सन? 7। सेक्शन क्या बना? 2 सबसेक्शन 31। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। वेरी गुड। चलो हमने देख लिया कौन सा पर्सन इनकम टैक्स में आ सकता है जिसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी बन सकती है। चलो ये तो हमने जान लिए 7 तरह के पर्सन। ठीक है, सेक्शन में याद कर लिया 231। अब एक बात बताओ, इंडिविजुअल मतलब कौन था? एक अकेला बंदा। एक बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, जैसे बच्चा पैदा हुआ वो इंडिविजुअल तो बन गया।
हाँ इंडिविजुअल बन गया, पर क्या छोटा सा बच्चा इनकम कमाता है? नहीं सर, इनकम तो नहीं कमाता। यानी कि वो इंडिविजुअल तो है पर वो टैक्स पे करने के लिए भी लायबल नहीं है ना? हाँ सर, भी लायबल नहीं है। यानी कि सर पर्सन तो बन गया पर इनकम टैक्स नहीं आया उसके ऊपर। मैंने कहा सर देखो, आपने बोला बच्चा इंडिविजुअल है, मैंने कहा पर वो टैक्स पे नहीं कर रहा। मैंने कहा हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम नहीं है। यानी कि सर एक पर्सन को भी कुछ करना पड़ेगा ताकि इनकम अर्न करे और फिर टैक्स पे करे। हाँ, तो जैसे ही कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, जैसे ही कोई भी पर्सन इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएगा ना, जैसे ही लायबल होगा उस समय वो पर्सन नहीं रहेगा, वो बन जाएगा हमारा असेसी। क्या बन जाएगा? असेसी। यानी कि असेसी कौन है? असेसी वो पर्सन है जिसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गई। एसएससी कौन है? असेसी वो पर्सन है जिसके ऊपर इनकम टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ गई। ओके सर, यानी कि सबसे पहले क्या बनोगे आप? पर्सन। पर्सन बनते ही टैक्स पे नहीं करना, पर्सन पहले बनेगा असेसी। और असेसी कब बनेगा? जैसे ही पर्सन ने इनकम कमाई, उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आई। अब वो पर्सन नहीं रहा, वो क्या बन गया? असेसी। तो मैं आपसे दो बातें पूछता हूं, दो स्टेटमेंट बोलता हूं, बताना ट्रू या फॉल्स। एवरी पर्सन इज एन असेसी। हर पर्सन असेसी है। ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। हर पर्सन थोड़ी होगा असेसी, जो पर्सन पे टैक्स की लायबिलिटी आएगी वही बनेगा असेसी। बिल्कुल। सेकंड स्टेटमेंट सुनो, एवरी असेसी इज अ पर्सन। हर असेसी पर्सन जरूर होगा। बिल्कुल ट्रू है सर। क्यों? क्योंकि जब तक पर्सन नहीं हो असेसी कैसे बनोगे? अरे हां सर, ये बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है असेसी की बेटा, ये विद टाइम हम लोग समझेंगे, अभी नहीं, विद टाइम समझेंगे। चलो पहले सेक्शन याद कर लेते हैं जल्दी से इसका। तो 2 सबसेक्शन 7, देखो असेसी की डेफिनेशन है, यानी सेक्शन 2 तो पक्का आएगा। जहां जहां डेफिनेशन वहां सेक्शन 2। हां से 2 समझ आ गया। असेसी कहां से निकला है? सर असेसी पर्सन से निकाल के लाए हैं। पर्सन कितने थे? सर 7। कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। असेसी कहां से निकला? पर्सन से। कितने पर्सन? 7। तो बन गया ना सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। कैसे याद किया? 2 तो हमको याद है, डेफिनेशन है, और 7 कैसे? असेसी निकला ही 7 तरह के पर्सन के अंदर से है। अरे हां सर, याद हो गया। पर्सन का सेक्शन क्या था? 231। कैसे याद किया? 2 into 3 plus 1, क्योंकि 7 तरह के पर्सन बनाने थे। असेसी कहां से निकला? पर्सन से निकला। तो सेक्शन क्या बन गया? 2 सबसेक्शन 7। कैसे याद किया? 7 तरह के पर्सन से ही तो बनेगा एसएससी। बिल्कुल ठीक, 2 सेक्शन याद हो गए हमको। देखा? चलो आगे चलते हैं। बेटा ये क्या होता है? ईयर। सर साल। पता है हमको साल। अच्छा पता है तो बताओ कितने तरह के साल होते हैं? कितने तरह के साल होते हैं मतलब कितने तरह के साल हो सकते हैं? अरे सर, एक होता है मेरा कैलेंडर ईयर, एक होता है मेरा फाइनेंशियल ईयर। पता है ना अकाउंट्स में आपको, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। नहीं पता तो बता दूं, कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, खत्म होता है 31 दिसंबर को। फाइनेंशियल ईयर डिपेंड करता है, इंडिया में फॉलो करते हैं 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। पता है? इनकम टैक्स पढ़ने का छोटा सा प्यारा सा रूल सुन लो बच्चे, ये दोनों ही नहीं एग्जिस्ट करते हमारे लिए। हैं? दोनों नहीं करते? नहीं, इनकम टैक्स नए कैटेगरी ऑफ साल लेके आया आपके लिए, नए साल। अच्छा कौन कौन से सर? एक होता है प्रीवियस ईयर। क्या सर? प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर क्या होता है चलो जानते हैं। अच्छा बताओ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? इनकम टैक्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं पहले इनकम कमाओगे उसके बाद टैक्स पे करोगे, या पहले टैक्स पे कर दोगे फिर इनकम कमाओगे? सर पहले इनकम कमाएंगे फिर तो टैक्स पे करेंगे। बिल्कुल। तो जिस साल आप इनकम कमाओगे, जिस साल इनकम कमाओगे उस साल को नाम दे दिया इनकम टैक्स ने प्रीवियस ईयर।
यानी प्रीवियस ईयर क्या हुआ, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, यानी प्रीवियस ईयर में क्या करोगे, इनकम को कमाओगे। और ये पूरा साल चलेगा बेटा आपका 1/4/2019। सर 2019 क्यों, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए हमारा प्रीवियस ईयर हमारे इंस्टीट्यूट ने डिफाइन कर दिया है, कौन सा, 1920। मतलब डिफाइन कर दिया मतलब सर, मतलब बेटा हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना इनकम टैक्स निकालने के लिए, वो इसी ड्यूरेशन का आएगा, 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 20 का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, 1920। यानी कि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करके इनकम टैक्स निकालना होगा ना, उस क्वेश्चन में इनकम कौन सी होगी, जो इस साल हमने अर्न करी होगी। यहां से आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, अगर क्वेश्चन में कोई इनकम 1 अप्रैल 19 से पहले की है, मतलब मार्च 19 की है या 2018 की है, उसे इग्नोर कर देना। हमारे एग्जाम, हमारे अटेम्प्ट के लिए वो इररिलेवेंट है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारा प्रीवियस ईयर ब्लॉक कर दिया है, कौन सा, 1920। यानी हमें इसके बीच रहना है। यहां जो इनकम कमाई वो हमारे काम की है, उस पर हम टैक्स निकालना सीखेंगे। पर कोई इनकम अगर इस साल के बाद निकाली है या इसके पहले निकाली है, उसे हम कर देंगे इग्नोर। क्लियर, क्लियर सर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, वो साल जब इनकम कमा के लाते हैं। और हमारे एग्जाम के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है, 1920। सर कोई सेक्शन भी है इसका, हाँ सेक्शन है। अभी तक कितने सेक्शन पढ़ चुके हैं सर, 231 और 27, 2 पढ़े हैं। हाँ सर, 2 के बाद क्या आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो प्रीवियस ईयर का सेक्शन हो गया 3। अरे हाँ, सेक्शन हो गया 3, वेरी गुड, समझ आ गया सर। 2 सब सेक्शन 7 था एसएससी का, 231 था पर्सन का, और 3 हो गया प्रीवियस ईयर का। कैसे याद किया, 2 के बाद आया 3। सर प्रीवियस ईयर में हमने इनकम अर्न कर ली, मान लिया जिस साल इनकम अर्न करी उसका नाम दे दिया प्रीवियस ईयर। सर टैक्स कब पे करते हैं, अब एक आता है असेसमेंट ईयर, इसमें हम टैक्स को पे करते हैं। मैं आपको बात क्लैरिफाई कर दूं, टैक्स को पे करते हैं बोलना थोड़ा गलत है, पर डे 1 पे आप लोग जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी बनी है इसमें समझते हैं। असेसमेंट ईयर मतलब जब हम टैक्स पे करते हैं विद द ड्यूरेशन ऑफ क्लासेस। मैं स्टेटमेंट को चेंज करूंगा, ठीक है सर। कब खत्म हुआ प्रीवियस ईयर, सर 31 मार्च 20 को खत्म हो गया प्रीवियस ईयर। जैसे ही खत्म हुआ प्रीवियस ईयर, हमारा स्टार्ट हो जाएगा असेसमेंट ईयर, जो कि होगा फिर से 1 साल का, 31/3/21 तक जाएगा। प्रीवियस ईयर में आपने पैसे कमाए, असेसमेंट ईयर में क्या करोगे, टैक्स पे करोगे। यानी यहां जो पैसे कमाए यहां पे उसका टैक्स पे होगा। प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में पे ऑफ कर दो। क्लियर, क्लियर। मैं फिर आपको कह दूं, कुछ टाइम के बाद मैं स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। अभी के लिए आप समझ लो, प्रीवियस ईयर में कमाए, असेसमेंट ईयर में पे कर दिया। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया हमको। हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 1920, जो कब शुरू होगा 1 अप्रैल 19 को, कब खत्म होगा 31 मार्च 20 को। ऐसे ही हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया, 2021, फिक्स कर दिया हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है सर, हमको समझ आ गया। सर असेसमेंट ईयर का भी सेक्शन है क्या, हाँ, 2 सबसेक्शन 9, ये आपको याद करना पड़ेगा, 2 सबसेक्शन 9, और याद हमको हो जाएगा आराम से। ठीक है सर। एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या याद करा है, चलो देखते हैं। सर सबसे पहले हमने देखा पर्सन कितने तरह के होते हैं, 7। कौन कौन से, सर इंडिविजुअल, ना 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 मुझे समझ नहीं आता ऐसे। अगर आप बोलोगे इंडिविजुअल एचयूएफ, मैं क्या बोलूंगा, वाह वाह वाह, क्या बोलूंगा, वाह वाह वाह। एक्शन से बताओ, इंडिविजुअल एचयूएफ। तुम कर क्यों नहीं रहे बेटा, हाँ भाई येलो शर्ट क्यों नहीं कर रहा, सर आपको कैसे पता येलो शर्ट है मेरी, पता है, चल जल्दी कर। इंडिविजुअल एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। ये क्या आता है आपके पर्सन, सेक्शन क्या आता है 231। कैसे याद किया, 2 × 3 + 1। फिर हम गए असेसी के ऊपर। असेसी कौन, असेसी मतलब वो पर्सन जिस पे इनकम टैक्स की लायबिलिटी आ गई। सेक्शन क्या आता है 2 सबसेक्शन 7। कैसे याद किया, सर पर्सन, असेसी निकला है 7 तरह के पर्सन से, तो 2 सबसेक्शन 7। प्रीवियस ईयर क्या होता है, सर प्रीवियस ईयर मतलब वो साल जब इनकम को अर्न करते हैं। वेरी गुड। सेक्शन क्या आता था, 2 के बाद आया 3, प्रीवियस ईयर का सेक्शन 3। टैक्स
कब पे करते हैं सर? असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। असेसमेंट ईयर का सेक्शन क्या आता? 2 सबसेक्शन 9। ठीक है, एक बात और जान लो। क्या सर? जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्या बताता है? डेफिनेशंस को। ऐसे ही हर एक्ट का, हर एक्ट, सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं, कोई भी एक्ट हो, उसका सेक्शन नंबर 1 पता है क्या बताता है? उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी, कि आखिरकार वो एक्ट एप्लीकेबल कहां है भैया, कहां लगेगा, किस रीजन पे, किस कंट्री, किस एरिया, कहां लगेगा। तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 1 ने भी बताया कि इनकम टैक्स एक्ट कहां लगेगा। और पता है कहां लगेगा? होल ऑफ इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट पूरे इंडिया पे लगेगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, अभी भी हुआ होगा ना सर? नहीं बेटा, जम्मू एंड कश्मीर पे शुरू से इनकम टैक्स एक्ट लगता था। तो अभी अभी क्या हुआ सर? अभी जीएसटी लगना शुरू हुआ था। यानी कि मैं आपसे पूछूं, सेक्शन 1 क्या बोलता है? एप्लीकेबिलिटी, कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे इंडिया पे लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अभी से नहीं, शुरू से। समझ आ गया? हां सर, जल्दी बताओ, सेक्शन किसका हो गया सर? एप्लीकेबिलिटी का। सेक्शन 2 में क्या होती हैं सर? डेफिनेशंस। 231 किसका है सर? पर्सन का। 2 सबसेक्शन 7 किसका था सर? असेसी का। सेक्शन 3 में क्या था सर? 2 के बाद 3 प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? इनकम को अर्न करते हैं। टैक्स कब पे करते हैं? असेसमेंट ईयर में। सेक्शन क्या था? 2 सबसेक्शन 9। चलो, बहुत बढ़िया सर। आपने हमको बताया, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। मैंने कहा इनकम टैक्स बनता है 2 वर्ड से, इनकम और टैक्स। 2 से बनता है, इनकम और टैक्स। हमने टैक्स तो पढ़ लिया, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनकम क्या होती है सर? किस किस इनकम पे टैक्स आ सकता है सर? चलो बताता हूं। देखो, किस किस इनकम पे टैक्स आ सकता है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये 5 कैटेगरी है, जिसमें उन्होंने इनकम को बांट दिया। टैक्स को कितनी कैटेगरी में बांटा था? 2 में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे इनकम टैक्स पढ़ते हुए इनकम को 5 कैटेगरी में बांट दिया। कौन कौन सी? सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और ये इसके सेक्शंस हैं। सर क्या है, क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है? सुनो बेटा, क्या है, क्यों है, सुनो। 1 बाय 1 चलते हैं। मैं कहीं पे जॉब करता हूं, मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी देता है, तो जो सैलरी मुझे एम्प्लॉयर ने दी, उसमें कितनी सैलरी टैक्सेबल है, कितने पे टैक्स पे करना है, ये हम सीखेंगे हमारे सैलरी चैप्टर के अंदर। अच्छा, चैप्टर है? हाँ, ये 5 आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है सर। जब हम सैलरी पढ़ेंगे ना, तो हम घूमेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 17 तक। अच्छा सर, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 15 पे सैलरी शुरू होगा और सेक्शन 17 पे सैलरी खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। सर ये क्या होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? देखो, अभी के लिए समझो, अगर आपने अपना घर किराए पे चढ़ा दिया, घर किराए पे चढ़ा दिया, आपको बदले में रेंट आएगा। उस रेंट जो आपको आएगा, उस रेंट पे कितना टैक्स पे करना है, ये हम पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। और इनकम टैक्स के एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे कितना टैक्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या इनकम होती है, क्या नहीं होती है, इसकी रेंज है सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक। यानी जब हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हम 22 से लेकर 27 के बीच रहेंगे। ठीक है। बिजनेस और प्रोफेशन, दुकान खोल ली, पेन बेच रहा हूं, बिजनेस, पढ़ा रहा हूं आपको, प्रोफेशन। यानी जब बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम निकालना सीखेंगे, तो हम इनकम टैक्स में घूमेंगे सेक्शन 28 से लेकर 44 तक। कैपिटल गेन क्या होता है? अभी के लिए समझो बेटा, मैंने घर को किराए पे नहीं चढ़ाया, मैंने घर ही बेच दिया। मैंने घर को किराए पे नहीं, घर बेच दिया, तो जो इनकम प्रॉफिट हुआ उसे कहते हैं कैपिटल गेन्स। ऐसे ही हम जब कुछ एसेट्स को बेचेंगे, मैं आपको बताऊं, कैपिटल एसेट्स को बेचेंगे, तो जो इनकम होगी उसे कहते हैं कैपिटल गेन। सर क्या होता है कैपिटल एसेट?
जब पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन तब पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, पूरा एक लेक्चर ही उसके ऊपर जाएगा कि क्या कैपिटल एसेट है क्या नहीं है। उसकी रेंज क्या इनकम टैक्स में 45 से 55। इसके बाद हम गए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब सर जो ऊपर के 4 में नहीं आया वो जाएगा अदर सोर्सेज में। चलो आपसे पूछता हूं बच्चे, ऐसी कौन सी इनकम है जो ऊपर के 4 में नहीं गई और पर अभी भी इनकम है? ऐसी कौन सी इनकम है? क्यों? बैंक का इंटरेस्ट, अरे हाँ सर। शेयर पे डिविडेंड, हाँ सर। लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग से तो इलीगल इनकम है। इस पॉइंट पे भी आता हूं, अभी के लिए समझो। मुझे बैंक पे इंटरेस्ट आया, क्या सैलरी है? नहीं सर। हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं सर। बिजनेस है? नहीं सर। कैपिटल गेन है? नहीं। तो क्या हो गया? अदर सोर्सेस। यानी कि जो इनकम उन 4 कैटेगरी में नहीं गई वो कहां जाएगी? अदर सोर्सेस के अंदर। और अदर सोर्सेस पढ़ते हुए हमारी रेंज क्या बनती है? 56 से 59। मैंने आपको सिर्फ बहुत बेसिक बताया, ये तो पूरे पूरे चैप्टर्स है हमारे, और ये 5 चैप्टर्स ही ना हमारे पूरे सिलेबस का 70% टाइम लेके जाएंगे। सर 70%? हाँ, यही तो इनकम टैक्स है कि इनकम कैसे निकालोगे, यही तो इनकम निकालनी है हमको यहाँ पे। बाकी अगर ये 5 हेड्स हाथ में आ गए, बाकी कोर्स तो चुनना मुन्ना सा है, 30% कोर्स है सिर्फ। अरे वाह सर। चलो मैं आपको याद कराता हूं ये सेक्शन रेंज के साथ साथ। चलो एक बार मुझे बताओ, देख देख के बताओगे ऑफ कोर्स, सैलरी की रेंज क्या है? सेक्शन रेंज सर, सैलरी की रेंज है 15 से लेकर 17 तक। हाउस प्रॉपर्टी की रेंज क्या है? साथ में देख के बोलो बच्चे, बोलना है, मैं तो बोल रहा हूं तब भी बोलोगे। हाउस प्रॉपर्टी की रेंज क्या है? 22 से 27 तक। क्यों नहीं बोल रहे बच्चे? बोल लो, तुम्हारे लिए याद करा रहा हूं। पीजीबीपी सर, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीजीबीपी। प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीजीबीपी। पबजी नहीं, पीजीबीपी। हाँ, उसके बाद कैपिटल गेन की रेंज क्या है? 45 से 55। अदर सोर्स की रेंज क्या है? 56 से 59। सर एक बात देखी मैंने कहा बोलो सर, जो जहां खत्म हो रहा है अगला वहां से शुरू हो रहा है। 27, 28, 44, 45, 55, 56। क्योंकि एक्ट बना ही इस ऑर्डर में है कि जहां जो सेक्शन खत्म हुआ अगला चैप्टर वहां से शुरू होगा। सर यहां पे क्या हुआ? 18, 19, 20, 21 ये कहां गायब हो गए? ये चेन क्यों टूट गई? क्योंकि बच्चे 1992 में इनकम टैक्स एक्ट ने ये 4 सेक्शन काट दिए थे। अब वो क्या थे वो मुझे भी नहीं पता, और आपको भी जरूरत नहीं है पता करने की। जब ना आप पैदा हुए थे ना मैं पैदा हुआ था तब ये सेक्शन हट गए थे। तो क्या करना है, जो कोर्स में है वो पढ़ते हैं। और कोर्स क्या होता है? एक्ट में ही नहीं है। अरे वाह, बढ़िया सर। चलो मैं आपको याद कराता हूं अभी। बच्चे पहले नाम भूल जाओ। नाम भूल जाओ मतलब सर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी सब भूल जाओ, सिर्फ रेंज को याद करते हैं। चलो मेरे साथ एक बार रेंज बोलो, बोलना बेटा, हाँ प्लीज। 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44, क्यों नहीं बोल रहे? 45 से 55, 56 से 59। दोबारा 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। दोबारा अब थोड़ा स्पीड से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीड से। 15 to 17, 20 to 27, 22 to 24, 44, बोलना अच्छे से। 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। दोबारा 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। दोबारा अब एक बार ट्राई करो बिना देखे बोलने का, ट्राई तो करो। 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। एक बार दोबारा लिंक करते चलेंगे। 15 से 17, 22 से 27, जहां खत्म हुआ अगला शुरू। 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। एक बार लास्ट टाइम चलो। 15 to 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। इतना याद हुआ? हाँ सर तो याद हो गया। 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। अब दिक्कत क्या आएगी बच्चे? दिक्कत यह आएगी, रेंज तो याद हो गई, पर इस रेंज 15 से 17 के सामने क्या है वो कैसे याद होगा? उसके लिए हम सुनेंगे एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। ओके सर।
मान लो एक बच्चा है, इसका नाम है राहुल। हाय राहुल। हेलो सर। राहुल, मान लो ये बच्चा ऑर्फन है, इसका कोई नहीं है दुनिया में, ठीक है सर। एक दिन ये बच्चा गांव से शहर पे आ गया। कहां आ गया बेटा? सिटी में आया। बताओ राहुल गांव से सिटी में क्यों आया होगा? सर पैसे कमाने आया होगा। बिल्कुल। जब बंदा पैसे कमाने आया ना, इसको ऑप्शन पता क्या दिखे? सर खास पढ़ा लिखा था नहीं, तो ये चला गया एक रेस्टोरेंट पे। कहां चला गया बेटा? एक रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे चला गया और यहां पे इसने जॉब ज्वाइन कर ली एक वेटर की। ठीक है सर। तो राहुल बन गया वेटर ढाबे पे। ठीक है। जब ढाबे पे ऐसा वेटर जॉब करेगा, फ्री में करेगा या सैलरी मिलेगी? सर ऑफ कोर्स सैलरी मिलेगी। ठीक है। लो जी, बंदे को क्या मिल रही है वहां से? सर इसको सैलरी मिल रही है, यानी ये इनकम के पहले हेड तक पहुंच गया, सैलरी तक। बिल्कुल ठीक सर। चलो ठीक है। जब बंदा सैलरी इनकम अर्न कर रहा था, हमारी एज अ ह्यूमन कितनी नीड्स होती हैं? सर रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़े कुछ तो पहने ही थे राहुल ने जब गांव से शहर आया था, रोटी ढाबे पे मिल जाती थी उसको, अब उसको मकान चाहिए था। अब बताओ छोटा सा वेटर क्या घर खरीद सकता है? नहीं सर, किराए पे तो ऑफ कोर्स लेगा। बिल्कुल। तो राहुल ने क्या किया? राहुल ने ये घर किराए पे ले लिया, रेंट पे ले लिया। जैसे ही घर रेंट पे लिया, राहुल की तो नहीं, पर उस लैंडलॉर्ड की तो इनकम हो रही है रेंट की। हाँ सर। और घर की रेंट जब मिलता है, कौन सी इनकम होती है? सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। कहानी समझ आ रही है? राहुल गांव से शहर आया जॉब करने के लिए, ढाबे पे जॉब ज्वाइन कर ली। क्या मिली? सैलरी। कहीं जगह चाहिए थी रहने की, उसने जगह पे रहने लग गया। जहां रहने लगा उसको किराया दिया, तो जैसे किराया दिया उस बंदे कौन सी इनकम हो गई? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। कुछ साल बीते, अब तक राहुल ने सेविंग्स करके ना कुछ पैसे जमा कर लिए थे। अब राहुल को लगा यार बहुत इतने पैसे अर्न हो गए हैं मेरे पास, इतनी सेविंग्स हो गई हैं कि मुझे वेटर वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो राहुल ने पता है क्या किया? राहुल ने अपना ढाबा खोल दिया। क्या खोल दिया? अपना ढाबा खोल दिया। और जब अपना ढाबा खोला और वहां पे पैसे कमाए, तो बताओ क्या ये सैलरी है? नहीं सर, उसका बिजनेस बन गया अब तो। और जैसे ही बिजनेस बन गया, उसकी आने वाली इनकम कौन सी हो गई? पबजी नहीं, पीजीबीपी। समझ आ रहा है? ऐसे बंदा ग्रो करता है, पहले कहीं जॉब करता है, वहां से कैपिटल जमा करता है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। यानी राहुल की स्टोरी में हम लोग अपनी स्टोरी लिंक कर पा रहे हैं? अरे हाँ सर, लिंक कर पा रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। कुछ दिन ढाबा चला और इतना चला कि बहुत पैसे आ गए भाई के पास, और भाई के पास इतने पैसे आ गए तो भाई को लगा मेरी एक नीड और है, रोटी कपड़ा और मकान के बाद मेरी एक और नीड है। तो राहुल ने पता है क्या किया? राहुल ने शादी कर ली। चलो राहुल ने शादी कर ली, ये आ गई मिसेज राहुल। इसका नाम रख देते हैं चलो जल्दी से हम लोग, रजनी। चलो राहुल ने शादी कर ली किसी रजनी से। ठीक है जी। चलो राहुल की शादी हो गई रजनी से। अब बताओ शादी हो गई तो कुछ सालों बाद क्या होंगे? छोटे राहुल छोटे रजनी होंगे ना। इतना कैपेबल तो हमारा राहुल हो गई। ठीक है जी। चलो ये छोटे चुन्ने मुन्ने राहुल और रजनी आ गए। बस सर, बस सर, कितने बच्चे करोगे इनके? ठीक है, राहुल रजनी के 4 बच्चे हो गए। अब बताओ एक राहुल एक रजनी 4 बच्चे, अब ये सारे लोग क्या छोटे से किराए के घर में रह पाएंगे? नहीं सर, अब तो उन्हें बड़ा घर लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ा घर लेने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो राहुल और रजनी ने अपने ढाबे वाले बिजनेस से जो पैसे कमाए थे और जो सेविंग की थी, उसमें ज्वेलरी थी, ज्वेलरी वगैरह बेची और बाकी लोन वोन लेके अपना एक बड़ा सा घर ले लिया। ठीक है सर, बड़ा सा घर ले लिया। अब बताओ जैसे ही ज्वेलरी बेची घर लेने के लिए, ज्वेलरी क्या है? कैपिटल एसेट है, ये हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन्स के अंदर। पर जैसे ही ज्वेलरी बेची, क्या हो गया? कैपिटल गेन्स। समझ आ रहा है लिंकेज? पहले राहुल आया था गांव से शहर जॉब करने के लिए, ढाबे पे जॉब करी, सैलरी मिली, फिर उसने एक घर किराए पे ढूंढा तो ओनर की क्या हो गई? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई। कुछ सालों बाद सेविंग से राहुल ने अपना बिजनेस, अपना ढाबा खोल लिया। जैसे ही ढाबा खोला, अब राहुल सैलरी अर्न कर रहा है, पीजीबीपी, अब पीजीबीपी अर्न कर रहा है। कुछ टाइम के बाद जब बड़ा घर लेना था, उसने ज्वेलरी बेची और घर खरीदा। ज्वेलरी बेचते ही क्या हुआ? कैपिटल गेन हुआ। समझ आया? कुछ साल बीतते गए,
अब देखो, जब इतनी इनकम आ रखी है तो बैंक पे इंटरेस्ट, बैंक पैसे जमा किए होंगे उस पे इंटरेस्ट आ रहा होगा। बिल्कुल सर। एफडी कराई होगी, एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा होगा। कुछ कंपनी के शेयर ले रखे होंगे, शेयर पे डिविडेंड आ रहा होगा। राहुल के 4 बच्चे सट्टा लगाते हैं, गंदे बच्चे सट्टा लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं। कौन सी इनकम हो रही है? बैंक इंटरेस्ट, गैम्बलिंग, डिविडेंड। कौन सी इनकम है सर? ये होगी सारी अदर सोर्सेस। पहले बता दूं, मेरे सारे एग्जांपल काल्पनिक हैं, रियल लाइफ से लिंक मत करना, ठीक है सर। अदर सोर्सेस, यानी कि ये थी राहुल की जर्नी जो 5 हेड से होके निकली। सबसे पहले बताओ कौन सी इनकम हुई इस कहानी में? सर सैलरी। उसके बाद सर घर किराए पे, हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद सर अपना ढाबा खोल लिया, पीजीबीपी। उसके बाद सर ज्वेलरी बेची, घर खरीदा, कैपिटल गेन। और लास्ट में क्या हुआ? अदर सोर्सेस। समझ आ गया? हां सर, वेरी गुड। तो बताओ एक बार रेंज क्या थी? सर रेंज थी हमारी 15 से 17, 22 से 27, 28 से 44, 45 से 55, 56 से 59। समझ आ गया? हां सर। चलो कहानी को याद करते हैं, रेंज में डालते हैं। पहली रेंज क्या थी? सर 15 से 17। कहानी में पहली इनकम कौन सी? सर सैलरी। तो सैलरी की रेंज 15 से 17। अगली रेंज क्या थी? सर 22 से 27। अगली इनकम कौन सी कहानी में? सर हाउस प्रॉपर्टी की। तो हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। अगली कौन सी इनकम थी? सर ढाबा खोल लिया, पीजीबीपी। रेंज क्या है? 28 से 44। अगली इनकम कौन सी थी? सर ज्वेलरी बेची, कैपिटल गेन। रेंज 45 से 55। और लास्ट इनकम कौन सी हुई थी? सर अदर सोर्सेज की, 56 से 59। चलो बात पढ़ते हैं। सैलरी 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27। अब आप लोगों का काम क्या है? जहां खत्म एंड बोल रहा हूं 27, आपको याद रखना है अगला चार्ट होगा उसके अगले 28 से। चलो सैलरी 15 से 17, यहां चेन टूटेगी। हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, पीजीबीपी 28 से 44, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। चलो सैलरी 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, पीजीबीपी 28 से 44, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। दोबारा सैलरी 15 से 17, हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, पीजीबीपी 28 से 44, कैपिटल गेन 45 से 55, अदर सोर्सेज 56 से 59। याद हो गया इतना? अरे हां सर, तो याद हो गया हमको, बिल्कुल। पता नहीं याद क्यों कराया आपने? मैंने याद इसलिए कराया क्योंकि जब हम सैलरी पढ़ेंगे हमें पता होगा हम घूम रहे हैं 15 से लेके 17 तक। अगर आपको ये रेंज याद है तो उस टाइम पढ़ते पढ़ते इसके सब सेक्शन भी आपको इजीली याद हो जाएंगे। और दूसरी चीज, अब तो एमसीक्यू पेपर है हमारे, एमसीक्यू आते हैं हमारे बहुत सारे। एमसीक्यू में मान लो एक क्वेश्चन आ गया, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया कि ये क्वेश्चन ना हाउस प्रॉपर्टी का है। क्वेश्चन ने क्या बोला? पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन नंबर क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन नंबर क्या है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता मान लो, पर 4 ऑप्शन क्या है? 15, 20, 25, 30। आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चन है और सेक्शन नंबर पूछा है, 4 ही ऑप्शन है, 15, 20, 25, 30। क्या टिक करके आओगे? सर 25 टिक करके आएंगे। क्यों बेटा? क्योंकि सर हाउस प्रॉपर्टी की रेंज क्या है? 22 से 27, और इसके बीच ना तो 15 आएगा, ना 20, ना 30। ये है सेक्शन याद करने का एक बेनिफिट कि कॉन्सेप्ट चाहे ना आता हो सब भी सही टिक करके आ जाओगे। बाकी कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आता होगा मैं याद कराऊंगा, क्यों नहीं याद होगा, बिल्कुल समझ आएगा आपको। अरे वाह सर, बढ़िया, समझ आ गया? हाँ सर, ये पूरा क्लियर हो गया सर हमको ये। चलो आपको एक बात और बता दूं मैं, इन सारे सेक्शन जो रेंज है ना 15, 17, 22, 27, 28, 44, जहां पे रेंज शुरू होती है, जहां पे रेंज शुरू होती है यानी कि 15, 22, 28, 45, 56, जहां पे रेंज शुरू होती है, इस सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शंस। क्या बोलते हैं? चार्जिंग सेक्शन। यानी मैं कहना चाहता हूं हर हेड का पहला सेक्शन होता है चार्जिंग सेक्शन। सर क्या होता है चार्जिंग सेक्शन? ये कुछ कंडीशंस बताता है। फिर हम देखते हैं जो हम इनकम कमा रहे हैं ना, ये इनकम पे हम वो कंडीशन लगाते हैं। जिस कंडीशन ने हमारी इनकम पूरी कर दी, हमारी इनकम उस हेड में टैक्सेबल होती है। सर मैंने नो समझ आयो, सुनो मैंने क्या बोला।
जैसे हमें सेक्शन नंबर 15 क्या बताता है कि अगर जो आपको इनकम मिल रही है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता बना है और वहां से इनकम आ रही है, ये होती है हमारी सैलरी इनकम। ऐसे 22 क्या बताता है कि अगर आपका घर किराए पे है और रेंट आ रहा है तो ये इनकम होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ऐसे ये सारे चार्जिंग सेक्शंस कुछ ना कुछ कंडीशन बताते हैं और मैं जो इनकम अर्न करता हूं, अब मैं उस इनकम पे हर सेक्शन की कंडीशन लगाता हूं। जिस सेक्शन की कंडीशन ने मेरी इनकम पे अप्लाई हो गई, मेरी इनकम उस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लूं, मैंने बैंक पे इंटरेस्ट कमाया, मैंने एफडी कराई हुई थी, एफडी पे मुझे इंटरेस्ट आया। अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं टैक्स कैसे पे करूं, तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा किस हेड के अंदर मैं जाऊंगा, क्योंकि जब उस हेड में जाऊंगा तभी तो मैं ट्रीटमेंट सीख पाऊंगा। तो मैं देखने गया, बैंक पे इंटरेस्ट आया, सैलरी वाला ने बाहर कर दिया, भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिश्ता ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी ने बाहर कर दिया, बैंक घर पे इंटरेस्ट, घर पे रेंट नहीं आ रहा। ऐसे पर्टिकुलर जब मैं 56 के पास गया, 56 ने बोला बैंक पे इंटरेस्ट आता है, तेरी इनकम टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में, क्योंकि 56 ने क्लासिफाई करा हुआ है बैंक इंटरेस्ट जाएगा अदर सोर्सेज में। यानी सर मुझे खास समझ नहीं आ रहा पॉइंट है, कोई बात नहीं बेटा, बेसिक लेक्चर था ये, तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, हम जब भी कोई इनकम अर्न करते हैं हम जाते हैं चार्जिंग सेक्शंस के पास, 15, 22, 28, 45 और 56 के पास। हम उन पर्टिकुलर कंडीशंस को हमारी इनकम पे लगाते हैं और जिस सेक्शन की कंडीशंस ने हमारी इनकम पे हिट कर दिया, हमारी इनकम उस हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है। कैसे होती है पूरी जर्नी बेटा? 70% सिलेबस है हमारा, ये आराम से पढ़ेंगे हम लोग। आज खाली बताना चाहता था कि हेड की रेंज क्या है और पर्टिकुलर हेड का पहला सेक्शन कौन सा होता है, चार्जिंग सेक्शन। इस पे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू। जैसे पता है क्या आता है, कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सर कैपिटल गेन की रेंज होती है 45 से 55। इस रेंज का पहला सेक्शन कौन सा हो गया? 45। यानी कैपिटल गेन्स का चार्जिंग सेक्शन क्या हो गया? 45। अब बताओ सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? सर 15। हाउस प्रॉपर्टी का सर 22, पीजीबीपी का 28, कैपिटल गेन का 45, अदर सोर्सेज का 56। चलो एक बार जल्दी रिवाइज करते कितना पढ़ा हमने। सेक्शन नंबर 1 क्या था बेटा? सर एप्लीकेबिलिटी, कहां लगता है? एक्ट पूरे इंडिया पे। सेक्शन 2 में क्या होती है बेटा? सर डेफिनेशंस। वेरी गुड। हमने कौन सी पढ़ी सबसे पहले? सर पर्सन की, 2 सबसेक्शन 31। कैसे याद किया? 7 तरह के पर्सन, 2 into 3 plus 1। कौन कौन से होते हैं सर? इंडिविजुअल, सर इंडिविजुअल, HUA, फर्म, कंपनी, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। ठीक है। क्या हर पर्सन एसएससी होता है? नहीं सर। क्या हर असेसी पर्सन होता है? हां सर। असेसी कहां से निकला? पर्सन से निकला। कौन है असेसी? असेसी वो पर्सन जिस पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। सेक्शन क्या बना? 2 सबसेक्शन 7, क्योंकि कहां से निकला असेसी? पर्सन से। इनकम कब अर्न करते हैं? सर प्रीवियस ईयर में। सेक्शन 2 के बाद आया 3, प्रीवियस ईयर सेक्शन नंबर 3। वेरी गुड। हमारे एग्जाम के लिए कौन सा प्रीवियस ईयर है? सर 1920। 1 अप्रैल 19 को शुरू होगा, 31 मार्च 20 को खत्म हो जाएगा। टैक्स पे कब करते हैं? सर असेसमेंट ईयर में। सेक्शन क्या आता है? 2 सबसेक्शन 9। बहुत बढ़िया। सैलरी की रेंज क्या आती? 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी की रेंज 22 से 27। पबजी की रेंज 28 से 44। कैपिटल गेन की रेंज 45 से 55। अदर सोर्सेज की रेंज 46 से 59। इन सारे हेड्स के पहले पहले सेक्शन क्या होते हैं? चार्जिंग सेक्शन। 15 किसका? चार्जिंग सैलरी का। 22 किसका? चार्जिंग हाउस प्रॉपर्टी का। 28 किसका? पबजी का, पीजीबीपी का। 45 किसका? कैपिटल गेन का। 56 किसका? अदर सोर्सेज का। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर। सर बस थक गए सर। ओके लास्ट 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट, पक्का लास्ट 2 मिनट। चलो आपसे पूछता हूं एक बात, कभी ऑटो में बैठे हो? हाँ सर ऑटो में बैठे हैं। ठीक है, मान लो यहां से लेकर यहां तक मुझे ऑटो में जाना है। मैं गया ऑटो वाले के पास, मैंने कहा ऑटो वाले भैया मुझे यहां से वहां तक छोड़ दोगे? उसने कहा हाँ जरूर छोड़ देंगे भैया। ऑटो वाले भैया कितने पैसे लोगे? उसने बोला भैया 50 रुपए लगेंगे। मैंने कहा ठीक है। यही अगर मेरी जगह कोई फॉरेनर आता, कौन आता? कोई फॉरेनर, फॉरेन से आता, बोलता है मिस्टर ऑटो काइंडली ड्रॉप मी फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस। अब ऑटो वाला क्या 50 रुपए ही मांगता या ज्यादा मांगता? अरे सर कम से कम 500 मांगता। बिल्कुल।
ऐसा क्यों किया ऑटो वाले ने? क्योंकि ऑटो वाले ने भी ना हमारे रेजिडेंट में और हमारे नॉन रेजिडेंट में फर्क किया है। और जब ऑटो वाला तक फर्क कर सकता है यहां के रेजिडेंट में और नॉन रेजिडेंट में, तो हमारी गवर्नमेंट फर्क क्यों नहीं करेगी? पर एक फर्क है, ऑटो वाला नॉन रेजिडेंट को लूटना चाहता है, पर गवर्नमेंट नॉन रेजिडेंट को बचाना चाहती है। सर गवर्नमेंट क्यों बचाना चाहती है नॉन रेजिडेंट को? क्योंकि गवर्नमेंट अगर नॉन रेजिडेंट को बेनिफिट देगी तो नॉन रेजिडेंट इंडिया आएगा, और जब नॉन रेजिडेंट इंडिया आएगा तो खाली जेब नहीं आएगा, डॉलर यानी कि फॉरेन करेंसी लेके आएगा। इसीलिए हम लोग पूरे एक्ट में पढ़ेंगे जहां जहां नॉन रेजिडेंट्स को कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। मैंने आपको बस ये बताना चाहा कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट भी फर्क करता है एक रेजिडेंट में और एक नॉन रेजिडेंट में। ठीक है सर, इसके लिए हमारा बेटा एक चैप्टर है, उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। हम उसमें निकालना सीखते हैं कौन है रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट। अच्छा सर ठीक है, चलो आपसे पूछता हूं बात आपसे, हम किस कंट्री का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखते होंगे? सर इंडिया का सीखते होंगे, ऑफ कोर्स, बिल्कुल इंडिया। हम क्या सीखते हैं? कौन है इंडिया का रेजिडेंट? हम क्या सीखते हैं? कौन है इंडिया का रेजिडेंट। तो समझ आ गया आपको हम क्या सीखते हैं? कौन है इंडिया का रेजिडेंट। अब आपको यहां से समझ आएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का सेक्शन कौन सा होता है, क्योंकि अगर रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे तो कुछ सेक्शन नंबर भी होगा, एक्ट ने बताया होगा। किस कंट्री का निकाल रहे हैं बेटा? सर इंडिया का। कितने लेटर हो गए इंडिया में? 1 2 3 4 5, INDIA 5। और क्या देख रहे हैं? कौन है उसका? R, मतलब रेजिडेंट। 5 + 1 टोटल हो गया 6। रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का सेक्शन क्या बन गया? 6। कैसे याद किया? इंडिया +1 R। कौन है इंडिया का रेजिडेंट? सेक्शन नंबर 6। हो गया याद? अरे हां सर, सिंपल है तो बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर एक डाउट है, मैंने कहा बोलो। सर आपने बताया बहुत तरह के पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल भी, HUF भी, कंपनी भी, फर्म भी, AOP BOI। मैंने कहा हाँ, तो क्या सर हर पर्सन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकता है? हाँ, हर पर्सन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो सर सबको देखने के लिए कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट एक ही तरीका होता है? अलग अलग तरीके होते हैं बेटा, अलग अलग तरीके होते हैं। सर क्या होते हैं वो तरीके? बेटा चैप्टर है पूरा अगला, उसमें पढ़ेंगे ना। अच्छा ठीक है सर, तो अभी के लिए ये समझ लो, आपने जो बोला तो वहां से बात निकल गई। सेक्शन नंबर 6 क्या बताता है? कौन है रेजिडेंट कौन है नॉन रेजिडेंट। सेक्शन नंबर 6 के कुछ सबसेक्शंस हैं बच्चे। जब मैं पता करूंगा एक इंडिविजुअल जैसे कि राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसके लिए जाते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के ऊपर। कैसे याद किया? एक बंदे के लिए पता करने जा रहे हो तो इंडिविजुअल के लिए जा रहे हो, 6 सबसेक्शन 1 हो गया इंडिविजुअल के लिए। HUF और फर्म, HUF या फर्म खोलने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए होते हैं? सर कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं। तो जब 2 लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करने जाओगे, सेक्शन हो गया 6 सबसेक्शन 2। यानी 6 सबसेक्शन 1 क्या बताएगा? एक इंडिविजुअल कब बनेगा रेजिडेंट कब नॉन रेजिडेंट। 6 सबसेक्शन 2 क्या बताएगा? एक फर्म या HUF कब बनेंगे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। कंपनी कितने तरह की होती है? मेजरली सर 3। कौन कौन सी? प्राइवेट, पब्लिक, OPC। बिल्कुल। 6 सबसेक्शन 3 क्या बताएगा? कंपनी कब रेजिडेंट कब नॉन रेजिडेंट। और बाकी सारे लोकल अथॉरिटी, AOP BOI जाते हैं 6 सबसेक्शन 4 के अंदर। अभी क्या होते हैं हम पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर है पूरा। अभी के लिए समझो, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का मेजर सेक्शन कौन सा हो गया? तो सेक्शन नंबर 6। इसके आएंगे सबसेक्शंस। जब इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, या बोलो इंडिविजुअल का RS निकालना है। गंदे बच्चे RS सुन के हंस रहे हो ना, ये RS वो RS नहीं है, ये रेजिडेंशियल स्टेटस है। इंडिविजुअल का निकालना हो, सेक्शन क्या बन गया? 6 सबसेक्शन 1। फर्म या HUF का निकालना हो तो 6 सबसेक्शन 2। कंपनी 3 तरह की, सेक्शन क्या बन गया? 6 सबसेक्शन 3। अदर्स के लिए 6 सबसेक्शन 4। बहुत बढ़िया, मुझे पता है आप बहुत थक गए हो, अब बस एंड कर रहा हूं मैं। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, मतलब बंद खत्म करते हैं, आगे नहीं बढ़ते, पक्का पक्का। चलो देखो आपको कितना याद हो गया है, टाइम देखो 1 घंटे के अप्रोक्सीमेटली कितना याद हो गया आपको। चलो सर देखते हैं। सेक्शन नंबर 1 में क्या था? सर एप्लीकेबिलिटी, बिल्कुल। सेक्शन 2 में क्या होती हैं? सर डेफिनेशंस।
हमने पढ़ा पर्सन, कितने तरह के पर्सन सर 7, कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, अदर्स। कितने होते हैं टोटल? 7। सेक्शन क्या बना? 2+1, 231 पर्सन का। असेसी कौन? असेसी मतलब वो पर्सन जिस पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। पर्सन कहां से निकलता है सर? पर्सन एसएससी निकलता है पर्सन से। 7 तरह के पर्सन से निकला, 2 सबसेक्शन 7। असेसमेंट ईयर क्या होता है सर? जिस साल टैक्स पे करते हैं। हमारे एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है सर? 2021, जो शुरू होगा 1/4/20 को, खत्म होगा 1/4/31 मार्च 21 को। सेक्शन क्या आता है? 2 सबसेक्शन 9 असेसमेंट ईयर का। प्रीवियस ईयर क्या होता है सर? प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर जिसमें आप इनकम को अर्न करते हो। बहुत बढ़िया। हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920, जो शुरू होगा 1 अप्रैल 19 को, खत्म होगा 31 मार्च 20 को। सेक्शन क्या प्रीवियस ईयर का? तो 2 के बाद आया 3, प्रीवियस ईयर सेक्शन 3। वेरी गुड, ठीक है। अब बताओ रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने का सेक्शन सर, सेक्शन नंबर 6। वेरी गुड। इंडिविजुअल का निकालना हो जब सर 6 सबसेक्शन 1। एचयूएफ फर्म का निकालना हो तो 2%, 6 सबसेक्शन 2। कंपनी का निकालना हो 6 सबसेक्शन 3। बाकी सबका 6 सबसेक्शन 4। चलो बताओ सैलरी की रेंज क्या थी सर? 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी की रेंज क्या थी सर? 22 से 27। पीजीबीपी की रेंज सर जहां खत्म हुआ वहां शुरू हो जाएगा, 28 से 44। कैपिटल गेन की रेंज सर 44 पे खत्म हुआ ना, तो 45 से 55। अदर सोर्सेज की रेंज 56 से 59। बहुत बढ़िया। हर हेड का पहला सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। तो बताओ सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या बना सर? 15। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन सर 22। पीजीबीपी का सर 28। कैपिटल गेन का सर 45। अदर सोर्सेज का सर 56। देखो बेटा 1 घंटे के अंदर इतने सेक्शन आपको याद हैं? अगर पूरे भी नहीं तो 70-80% तो याद है। अरे हाँ सर, इतने मुझे याद हो गए घंटे में। हाँ, तभी मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में कि ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा एक्ट, कभी कहानियां, कभी कोई टेक्निक्स, और कहीं कहीं खुद भी आपको याद करना पड़ेगा, वो ऑब्वियस है। पर ऐसे करते हुए हम लोग पूरा इनकम टैक्स एक्ट खत्म करेंगे बच्चे। इतना ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, बोर नहीं होने दूंगा। तभी मैंने आपको बताया है कि वर्चुअल क्लासेस तो हैं पर क्लासरूम वाली फीलिंग है। मुझे पता है आपको कहां डाउट आ सकता है, वो मैं हैंड टू हैंड क्लियर कर लूंगा। और अगर फिर भी आपके डाउट से रह जाते हैं बच्चे, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपको मैं रिप्लाई करूंगा, या फिर इस मेल पे मुझे मेल कर सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है बच्चे, मैं आपको बताता हूं क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड होगा आपको। एक आपको मेरी बुक प्रोवाइड होगी जो उसमें कॉन्सेप्ट्स होंगे सारे। एक मैं आपको अपना क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करूंगा। उस क्वेश्चन बैंक में हर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, जहां डाउट आ सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन बना रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक बनाया है, ऐसा क्वेश्चन बैंक आपको कहीं नहीं मिलने वाला बच्चे। तो आपको एक बुक मिलेगी कॉन्सेप्ट्स की, एक मिलेंगे आपको मेरे क्वेश्चन बैंक्स। इसके अलावा जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा हम सॉल्व करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। मैं आपसे होमवर्क मांगता हूं। सर होमवर्क मांगते हो? हाँ, वर्चुअल क्लास में आपसे होमवर्क मांगा जाता है। अगर होमवर्क प्रोवाइड नहीं करोगे बच्चे तो मैं आपकी क्लासेस रोक दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है घर बैठे बैठे मैं आपसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। 3 आपको मैं ऑप्शन दूंगा। एक बार आपने होमवर्क प्रोवाइड नहीं किया, मैं आपको कोई चांस दूंगा। सेकंड टाइम फिर चांस दूंगा, थर्ड टाइम फिर चांस दूंगा, फोर्थ टाइम अगर आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आता, मैं आपकी क्लासेस रोक दूंगा बच्चे। मुझे आपको पास कराना है। मैं खुला चैलेंज करता हूं बेटा, फर्स्ट क्लास में बताता हूं सबको हमेशा। क्या बताता हूं कि आज तक मैं ज्यादा नहीं बच्चे, सिर्फ 845 स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने फेस टू फेस। कितना पढ़ाया है? 845 को। और पता है इसमें कितने बच्चे पास हुए हैं? सर हमारे इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आता है ये कोई 15-20%, तो आपके सर अराउंड 170-200 बच्चे पास हुए होंगे टैक्स में। बेटा मेरे कभी इंस्टीट्यूट आना, लक्ष्मी नगर में भी है, गुड़गांव में भी, एड्रेस दे दूंगा। पूरा रिकॉर्ड मेंटेन्ड है, पूरे के पूरे 845 बच्चे पास हुए हैं। 100% रिजल्ट है मेरा टैक्सेशन का। पता है क्यों? फर्स्ट क्लास में खुला क्यों बताता हूं बात ये, क्योंकि बच्चे मैं आपसे हर कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, सारे डाउट्स क्लैरिफाई करता हूं, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं, आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व कराता हूं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूं पूरे पिछले 7-8 साल के। तो इतनी प्रैक्टिस कर लोगे बच्चे तो एग्जाम में फेल कैसे होगे? ऐसा तो है नहीं कि मैंने सब पढ़ा दिया, आपको आता है, एग्जाम में बैठ गए, मैं तो सर का रिकॉर्ड तोड़ने आया हूं। ऐसा तो नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे सर।
और तभी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर साथ में मेरे कोऑपरेट करोगे, इतनी प्रैक्टिस करोगे तो ही मेरी क्लासेस लेना बेटा, वरना मत लेना। बहुत फैकल्टीज है ऑनलाइन में तो यार, इतने ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। पर मेहनत करना चाहते हो, इस टैक्सेशन को यहां नहीं यहां डालना चाहते हो, लाइफ लॉन्ग अपना करियर पाथ बनाना चाहते हो ये नॉलेज पूरी जिंदगी काम आए, तो ही मुझसे क्लासेस लेना, वरना बहुत फैकल्टीज है बच्चे। मैं आपको सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाता, मैं आपको पूरा एंजॉय कराऊंगा क्लास में, बहुत मजे होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। पर नॉलेज और मेहनत मुझे आपकी साइड से चाहिए। अपनी साइड से मेहनत की गारंटी मैं देता हूं, आपकी साइड से ईमानदारी क्या चाहिए कि आप होमवर्क एंड ऑल टाइम पे कर रहे हो। करोगे ना बच्चे मेरे साथ? करोगे तो गारंटी है मैं आपको पास करा के दूंगा। चलो आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं कौन हूं बेटा। आई एम सीए अंगद अग्निहोत्री। मैं पिछले 5 साल से टैक्स पढ़ा रहा हूं बच्चे। मेरी कुछ अचीवमेंट्स मैं आपको बताता हूं, जो क्लास के एंड में बताता हूं, स्टार्टिंग में नहीं बताता, मैं एंड में बताता हूं मैं आपको क्या पढ़ किससे रहे थे अभी तक। बेटा मैंने बीकॉम में पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंक 1 लाया था, और मुझे गोल्ड मेडल दिया था इंडिया के प्रेसिडेंट ने। आईसीए की नहीं, इंडिया के प्रेसिडेंट ने, जो तब थे प्रणब मुखर्जी। वो सर एक ही बच्चे को मिलता है पूरे डीयू में, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मुझे मिला था बीकॉम में। आपने मूवी देखी है स्टूडेंट ऑफ द ईयर? हाँ सर देखिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर। मुझे मिल चुका स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड 2007 में बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया। तब स्टार्ट ही हुआ था, तब मुझे मिला था स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। क्यों मिलता है? ओवरऑल एकेडमिक एक्सीलेंस में, क्योंकि उस साल मैंने बहुत कुछ किया था। मैंने स्टेट लेवल क्रिकेट खेला था, मैंने नेशनल लेवल चेस खेला था, मैंने नेशनल लेवल डिबेट कंपटीशन किया था, और मेरे सीबीएसई के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे उस साल, तो मुझे मिला था स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। मैं क्यों बता रहा हूं आपको कि मुझे इंडिया के प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है, मुझे अवार्ड्स मिले हैं, ताकि मैं आपको ये बात विश्वास दिला पाऊं कि जो बातें मैं बोल रहा हूं कि इतनी मेहनत हम लोग करेंगे, वो हम करेंगे। देखो मेरे अचीवमेंट्स का फायदा तब है जब आप लोग मुझसे मोटिवेट होके आप भी अचीवमेंट्स का ट्राई करो, और ट्राई करोगे तो क्यों नहीं मिलेगी बेटा, मेहनत करोगे तो क्या मुमकिन नहीं। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी फर्स्ट क्लास। और हाँ बता दूं, डेमो क्लास में कुछ अलग नहीं पढ़ाता मैं, मेरी आने वाली क्लासेस इसके आगे कंटिन्यू होती हैं। ऐसा नहीं है कि डेमो में कुछ भी पढ़ा दिया आके डेमो में, ना ना ना, मेरा जो क्लास नंबर 1 होती है वही मेरी डेमो क्लास होती है। तो आने वाली क्लास में इसमें हम कंटिन्यूएशन